दिए थे, हो सकता है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हों जो शायद कमिंग टॉपिक्स पर बेस्ड थे। सो बाय मिस्टेक शायद मैंने दे दिए, मे बी वो कमिंग टॉपिक्स पर बेस्ड थे, शायद उसके कारण आपको हो सकता है वो अटेम्प्ट ना भी कर पाए हो। दूसरी चीज बैक बॉन्डिंग के बेस पे मुझे 2 पॉइंट्स आपको और बताने हैं कि कब आप बैक बॉन्डिंग के बेस पे अपने क्वेश्चन को हिट करोगे। एक तो बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे अगर कभी किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज में फर्क आएगा तो ये ध्यान रखना, अगर सेंट्रल एटम का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में गया, अगर सेंट्रल एटम का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में गया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। नंबर 2, उसके लोन पेयर के बैक बॉन्डिंग में जाने से अब उसकी ज्योमेट्री उसके लोन पेयर को काउंट करते हुए आप प्रिडिक्ट नहीं करोगे, विदाउट काउंटिंग द लोन पेयर आप सेंट्रल एटम की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करोगे। तीसरा, उसका बॉन्ड एंगल इंप्रूव होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो अगर कोई मुझसे ये कह दे कि बैक बॉन्डिंग आने से किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आएंगे, तो मैं कहूंगा अगर सेंट्रल एटम का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जा रहे हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, उसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, बॉन्ड ऑर्डर इंप्रूव होगा, बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। आप ये 3 चीजें श्योर करोगे बस बैक बॉन्डिंग से, हाइब्रिडाइजेशन चेंज, बॉन्ड एंगल चेंज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, दैट्स इट। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई हमें कुछ ऐसा कह दे कि मुझे कंपेयर करना है OCl2 वर्सेस OF2, एंड क्वेश्चन इज कि हमें इन तीनों में बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करना है। सॉरी, बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना है। हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं बॉन्ड एंगल वाला, पर मैं अब आज इसमें बैक बॉन्डिंग भी इंक्लूड कर दूंगा। आपको याद है जब हमने बॉन्ड एंगल के बेसिस पे सवाल करने सीखे थे तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहले, अगर रेगुलर ज्योमेट्री हो, सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की डिफरेंट डिफरेंट हो, तो डायरेक्ट ज्योमेट्री देख के हम लोग बॉन्ड एंगल प्रेडिक्ट करते थे। फिर कहा था कि अगर ये पॉइंट आपको हेल्प ना करे तो फिर आपने देखना कि क्या सब में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है। अगर सब में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है तो फिर देखो नंबर ऑफ लोन पर डिफरेंट डिफरेंट है, नंबर ऑफ लोन पर डिफरेंट हो गए तो फिर जिसके ऊपर ज्यादा लोन पर होंगे उसका बॉन्ड एंगल घटेगा। तीसरी चीज, जब फर्स्ट और सेकंड रूल हेल्प ना करे तो देखो सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा अकोमोलेटेड है, तो जहां सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अकोमोलेटेड होगी तो वहां बॉन्ड पर रिपल्शन ज्यादा होगा, तो वहां बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। फिर कहा था कि अगर ये तीनों पॉइंट्स ना लगे तो चौथा पॉइंट ये लगाना कि भाई सराउंडिंग एटम का अगर साइज बड़ा हो तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो मैं एक पल के लिए ये थॉट बिल्कुल निकाल देता हूं कि मैंने बैक बॉन्डिंग को कुछ पढ़ा है तो अपने पुराने पॉइंट्स के हिसाब से मैं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर प्रिडिक्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने देखा ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन और मैंने बोला sp3 1 2 3 4 स्टेरिक नंबर 4, सो sp3 1 2 3 4 sp3 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, तो मैं पहला रूल नहीं लगा सकता। लोन पेयर 2 2 2 सेम, मैं दूसरा रूल भी नहीं लगा सकता। तीसरा रूल, बॉन्ड पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, तो OH बॉन्ड में ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फ्लोरीन की तरफ होगी और यहां अगेन ऑक्सीजन की तरफ होगी। तो थर्ड रूल के हिसाब से सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
जहां इकट्ठी होगी वहां पे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो उस हिसाब से 1 2 3 में 1 और 3 को मैंने बोल दिया कि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है एज कंपेयर टू 2। अब जब कंपैरिजन करना था 1 और 3 का, तो अब मैं सीधा बोलूंगा कि क्लोरीन का साइज बड़ा है। जब भी कभी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सेम हो गई और सेंट्रल एटम भी सेम हो गया, तो हम चौथे रूल पे चले जाएंगे। फोर्थ रूल था जहां साइज ऑफ एटम इज बिग वहां बॉन्ड एंगल इज मोर, तो मैंने बोल दिया 2 देन 1 देन 3। मैंने ये लैंग्वेजेस यूज की क्योंकि मैंने तब तक आपको बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ाया था, पर आज अब मैं बैक बॉन्डिंग से भी यूज करने वाला हूं। दिस इज करेक्ट, दिस इज परफेक्टली, ओ सॉरी, 1 is more than 3, 1 is more than 3। मान लो अब हम जानते हैं कि हमें बैक बॉन्डिंग आती है, तो अब पहले ये देखो कहीं ऑक्सीजन का लोन पेयर कहीं बैक बॉन्डिंग में जा सकता है? आपको क्या यहां कहीं लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाता दिख रहा है? यस, फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होंगे, और अगर क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं तो ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाता दिखेगा। और आपने ये भी सीखा था कि जब किसी एटम के ऊपर मोर देन 1 लोन पेयर होंगे तो बैक बॉन्डिंग में एक ही लोन पेयर को भेजना। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगा, जब ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाएगा तो आप इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन को क्या काउंट करोगे? sp2, है ना? तो अब मैं ये देखूंगा कि इस ऑक्सीजन के ऊपर पहला पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 sp3। तो अगर ये sp2 है और ये sp3 sp3 है तो वेरी फर्स्ट पॉइंट तो मैं नहीं लगा सकता क्योंकि ज्योमेट्री अभी भी रेगुलर नहीं है। ज्योमेट्री अभी भी रेगुलर नहीं है, मैं फर्स्ट पॉइंट नहीं लगा रहा, पर सेकंड पॉइंट लगा सकता हूं। यहां पर अब एक लोन पेयर काउंट होगा, यहां 2 लोन पेयर काउंट होंगे, यहां 2 लोन पेयर काउंट होंगे। तो नंबर ऑफ लोन पेयर इसके लिए मैं काउंट करूंगा 1 ना कि 2। यहां 2 2, और जहां लोन पेयर की संख्या ज्यादा वहां बॉन्ड एंगल कम, तो सीधा बोल सकते हो कि फर्स्ट का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। दूसरी चीज मैं भी ये भी कह सकता हूं, यहां पर जब बैक बॉन्डिंग होगी तो यहां का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। अगर कि मुझे ये कह दे कि बॉन्ड ऑर्डर यहां पर कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ऑक्सीजन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज, और यहां जब बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो अब मैं बोलूंगा यहां रिपल्शन डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड के साथ होगा, यहां सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन, यहां सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन। कहां उस वी में, ये जो वी बन रही है, डबल बॉन्ड ऑफर्स मोर रिपल्शन टू द सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को ज्यादा रिपेल करेगा तो इस वी को खुलना पड़ेगा। तो मैं कह दूंगा कि यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 1 से कुछ बढ़ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे ये बात करूंगा, जब भी कभी आप बैक बॉन्डिंग को देखोगे तो जहां आपको कहीं बैक बॉन्डिंग दिखेगी ना, वहां बोल सकते हो कि बॉन्ड एंगल ज्यादा है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह अब कुछ भी नहीं देखने की जरूरत, क्योंकि इनऑर्गेनिक में किसी क्वेश्चन में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, पर कई बार बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगा के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो अब मैं आपको बोलूंगा, आप अपना फिर से वही वाला पेज खोलो जहां हमने बॉन्ड एंगल के ऑर्डर लिखे थे, वेरी फर्स्ट पेज, जिसमें मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स लिखाए थे ना, हाइब्रिडाइजेशन देखो, रेगुलर ज्योमेट्री, फिर नंबर 2 अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट डिफरेंट। उस पेज में जहां 4 पॉइंट्स लिखे थे, उस 4 पॉइंट्स में सबसे पहले ये लिख लो, अब सबसे ऊपर सबसे पहले, अगर कहीं बैक बॉन्डिंग होगी वहां हम बॉन्ड एंगल ज्यादा डिक्लेयर कर सकते हैं। और तब हम ये भी रीजन देंगे कि एक तो लोन पेयर घट गए,
दूसरा मैं ये कह दूंगा यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसा कुछ आ गया, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर विल ऑफर मोर रिपल्शन टू दिस सिंगल बॉन्ड। हालांकि इसको कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहें ऐसा यूजुअली हम बोलते नहीं, बट कह भी दे तो कोई मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। हमें तो ये प्रूव करना है कि यहाँ जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर टाइप विल ऑफर मोर रिपल्शन टू दिस सिंगल बॉन्ड एंड दिस विल ओपन द वी, क्योंकि जितना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को रिपेल करेगा उतना ये खुलेगी वी। तो हम ये सिंपल लिख लेंगे, where central atom, where lone pair of central atom participate in back bonding with surrounding atom, bond angle increases। अब आप यहां पर भी ये चीज लगा सकते हो, मान लो अगर इसी एग्जाम्पल को मैंने आपके नोट्स में करवाया था, जब आपको याद हो PH3, PF3, PCl3, PBr3 के बॉन्ड एंगल की बात की थी। आप देखो आपके एग्जाम्पल्स में कहीं होगा, चौथे पॉइंट में हमने इनका कंपैरिजन किया था। है ना? अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसका ऑर्डर किया था और तब मैंने आपको ये चीज बोली थी कि भाई PF3, PCl3, PBr3, PI3 में और सामने जब PH3 है तो यहाँ ड्रैगोज रूल लग जाएगा, और अगर ड्रैगोज रूल लगेगा तो यहाँ कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, और जहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी सेंट्रल एटम की, वहां लोन पेयर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेगा और बॉन्ड एंगल विल क्लोज टू बी। याद करो ड्रैगोज रूल में क्या चीज बोली थी, जहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी बॉन्ड एंगल विल बी क्लोज टू द 90 डिग्री। तो मैंने कहा था चलो ये तो 90 डिग्री है, बाकी सब तो पिरामिडल ज्योमेट्रीज में, और पिरामिडल ज्योमेट्रीज में एंगल कम से कम 107 से कुछ छोटा या 109.5 से कुछ छोटा, पर 90 से तो बड़ा है कम से कम, इसलिए इन सबका बॉन्ड एंगल इससे बड़ा होगा। और इनका कंपैरिजन करते वक्त मैंने कहा था देखो PF3 को जब आप PCl3 से कंपेयर कर रहे हो तो यहां पर अगर मैं देखूं तो सेंट्रल एटम इज सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर इज सेम, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड पेयर इज सेम। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहीं नहीं लग रहा। हमने चौथा पॉइंट देखा था, लार्जर द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन करते हुए मैंने बॉन्ड एंगल को इंक्रीज बता दिया था, यही किया था। चेक करो अपने नोट्स, हमने फोर्थ पॉइंट के बेसिस पे किया। अब यहां पे बात उठेगी, अगर मैं यहां बैक बॉन्डिंग की बात करूं, बैक बॉन्डिंग की बात, तो क्या यहां पर कहीं बैक बॉन्डिंग पॉसिबल थी क्या? क्या कहीं कोई अपना लोन पेयर किसी के साथ बैक बॉन्डिंग में भेज सकता है? बिल्कुल भेज सकता है। फ्लोरीन का लोन पेयर फास्फोरस के डी ऑर्बिटल के साथ, फ्लोरीन का लोन पेयर फास्फोरस के डी ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है। अब सुधांशु ने पूछा कि फ्लोरीन तो डबल बॉन्ड नहीं बनाता, तो सुधांशु फ्लोरीन डबल बॉन्ड कैसे नहीं बनाता, यहां कैसे करवा दिया था फिर तुमने? यहां भी तो मानने थे बैक बॉन्डिंग। जब बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल था तो फ्लोरीन ने बैक बॉन्डिंग की थी ना। और कल हमने ये भी बोला था कि ये बैक बॉन्डिंग इस बैक बॉन्डिंग से, दिस बैक बॉन्डिंग इज मच बेटर देन दिस बैक बॉन्डिंग।
तो ये अब भूल जाओ वो दिन कि फ्लोरीन कैसे डबल बॉन्ड बनाएगा। जब फ्लोरीन को बैक बॉन्डिंग करनी होगी वो शानदार बैक बॉन्डिंग करेगा। इसलिए अगर तो मुझे ये कह दे कि यहाँ तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है तो मैं बोलूंगा यस, फ्लोरीन का लोन पेयर फास्फोरस के डी ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग करेगा। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि जब आप कंपैरिजन इसकी बैक बॉन्डिंग को इससे देख रहे हो, ये जैसे भी क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग है जैसी भी, पर कम से कम इससे तो बेटर है यहाँ पे। तो अब मुझे ये चीज बताओ, जब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी और किसी ने इसको ऐसे लिख के बता दिया डबल बॉन्ड, फ्लोरीन का एक लोन पेयर कम, इस पे पॉजिटिव, फास्फोरस पे नेगेटिव, तो देयर विल बी अगेन डबल बॉन्ड करेक्टर। फास्फोरस के लोन पेयर ने बैक बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, फ्लोरीन के लोन पेयर ने बैक बॉन्डिंग में हिस्सा लिया, तो फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो रही। अभी भी लोन पेयर सिग्मा है, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा sp3। लेकिन अब जैसे फ्लोरीन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाएगा फास्फोरस के डी ऑर्बिटल के साथ, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो वहां से भी मैं अब ये जस्टिफाई कर सकता हूं कि PF3 के एंगल PH3 से ज्यादा होगा। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द बैक बॉन्डिंग जो मैं बॉन्ड एंगल की कंटेक्स्ट में यूज कर सकता हूं। सो सिमिलरली इसी तरीके से वो बैक बॉन्डिंग तो यहां भी पॉसिबल है। अगर फ्लोरीन अपना लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में भेज सकता है तो क्लोरीन भी भेज सकता है, ब्रोमीन भी भेज सकता है। फिर जब सब में बैक बॉन्डिंग थी मैंने वहां कंपैरिजन करना ही नहीं बैक बॉन्डिंग को लेके, मैं सीधा वहां पे अपने फोर्थ पॉइंट की तरह ही चला रहा हूं। यानी कि एक में बैक बॉन्डिंग हो रही है और एक में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, मैं वहां कंपैरिजन कर दूंगा बैक बॉन्डिंग की मदद से। मतलब मैं अपनी ट्रिक बता रहा हूं, जब इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है इसमें नहीं हो रही है, मैंने कंपेयर कर लिया। जब सब में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है फिर नहीं मैंने देखी कहीं भी बैक बॉन्डिंग, मैंने क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग का कंपैरिजन ही किया। मैंने तो ये देखा यहां पॉसिबल है यहां नहीं पॉसिबल, इसमें पॉसिबल है इसमें पॉसिबल है इसमें पॉसिबल है, इनका कंपैरिजन कहीं बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे नहीं किया। तो हम सीधा कंपैरिजन जब करेंगे ना, तो जिसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है और जिसमें नहीं हो रही है उसमें कंपैरिजन कर देंगे, जैसे यहां कर दिया। और अगर सब में हो रही होगी फिर नहीं वो फैक्टर देखना, फिर हम सीधा अपने पुराने रूल पे पहला दूसरा तीसरा चौथा। यानी कि जब भी आपने कभी बैक बॉन्डिंग को देखना है और बैक बॉन्डिंग को देख के आप बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर रहे हो, आप सीधा इतना बता दोगे वेयर बैक बॉन्डिंग इज हैपनिंग एंड वेयर इट इज नॉट हैपनिंग। क्योंकि क्यों इतने सारे पॉइंट्स इकट्ठे करें एक चीज को सॉल्व करने में, कई बार इतनी सारी थॉट्स में आके कंफ्यूजन में गलती भी हो सकती है। अच्छा भला हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट का सीक्वेंस बॉन्ड एंगल को प्रिडिक्ट कर रहा है। बैक बॉन्डिंग तो एक सपोर्टिव स्टेटमेंट है, एक सपोर्टिव तरीका है कई चीजों को एक्सप्लेन करने का जहां हम कई बार गलती करते हैं। ओके अब इसमें मुझे एक और पॉइंट बताना था। अब आपकी शीट में जहां बैक बॉन्डिंग लिखा है वहां एक बहुत अच्छी शानदार लाइन लिखी हुई है, ध्यान से समझना। मान लो यहां फास्फोरस के साथ सपोज फ्लोरीन है, सल्फर है, क्लोरीन है, सपोज किसी मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे बॉन्ड दिख गए। पॉइंट बहुत अच्छा है और बहुत ढंग से सुनना, मजा आएगा। अगर मैं यहां पर इन तीनों में बात करूं, यहां पर अगर मैं यहां बात करूं तो मुझे पहले ये बताओ क्या किसका लोन पेयर किसके ऑर्बिटल में जाके बैक बॉन्डिंग कर सकता है। इस बॉन्ड को देख के बताओ किसका लोन पेयर किसके साथ बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं। फ्लोरीन का लोन पेयर फास्फोरस के डी ऑर्बिटल में। सो फ्लोरीन का लोन पेयर फास्फोरस के
डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग कर सकता है, फ्लोरीन का फुली फिल्ड लोन पेयर सल्फर के डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग कर सकता है, और यहां क्लोरीन के साथ। अब मुझे आपको ये सिखाना है, मान लो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ गया, क्या ये वाली बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है, क्या ये वाली बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है, क्या ये वाली बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है। अब देखो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स को फुली फिल्ड ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन बैक भेजने इसकी तरफ, तो रास्ते में ये जो लोन पेयर बैठा है ये उस इलेक्ट्रॉन के आने वाले फ्लो को रिपल्शन भी ऑफर करता है। जब दोनों एटम्स में लोन पेयर है ना, दोनों एटम्स में, और जब एक ने बोला मैं अपने लोन पेयर को तेरे डी ऑर्बिटल में भेजूंगा, मैं डी ऑर्बिटल को भेज रहा हूं, तो इसका लोन पेयर इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन ना करे, ऐसा कभी, ये नहीं कि ये हो नहीं सकता, ये होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन रहेगी, लोन पेयर रिपल्शन है। तो जब ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, दिस लोन पेयर कैन रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इधर से आ रही है। अब ये रिपल्शन यहां 2 लोन पेयर के कारण होगी और यहां 3 लोन पेयर के कारण होगी। तो कहां बैक बॉन्डिंग की क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर और कहां खराब गिनी जाएगी? वेयर क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग विल बी बेस्ट? pF3 में। तो ऑर्डर ऑफ द बैक बॉन्डिंग फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड जाते हो, अलोंग द पीरियड इन द थर्ड पीरियड फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, अलोंग द पीरियड क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। जब यहां पे क्लोरीन ने अपना लोन पर फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल में भेजना है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से गए उधर, पर जिधर भेज रहे हो वहां एटम के ऊपर लोन पेयर है, इसलिए ये वाला लोन पेयर उधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में हिंड्रेंस ऑफर करेगा, और वो हिंड्रेंस यहां ज्यादा ऑफर होगी, क्लोरीन ज्यादा ऑफर करेगा। इसलिए शानदार बैक बॉन्डिंग करनी हो ना, शानदार सिचुएशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, जिसका लोन पेयर जा रहा है इस ए के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, बहुत ही अच्छी चीज हो, किसी तरह ए पे पॉजिटिव चार्ज हो और वो मजे से इलेक्ट्रॉन रिसीव करे, और या ए पे कोई लोन पेयर ना हो, नो लोन पेयर एट ए। मेरा ये कहने का मतलब है, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, उस एम्प्टी ऑर्बिटल को कैरी करने वाले एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो शानदार बैक बॉन्डिंग होगी, या फिर उस एटम के ऊपर कोई लोन पेयर ना हो, और या फिर उस एटम का ऑक्टेट सच में इनकम्प्लीट हो। इसीलिए बैक बॉन्डिंग शानदार होती थी बोरॉन फैमिली में, क्योंकि बोरॉन फैमिली वाले हाइपोवेलेंट होते थे, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता था, वो बहुत मजे से बैक बॉन्डिंग करवाते थे। यानी कि कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई लोन पेयर कहां बैक बॉन्डिंग में अच्छे से जाएगा, हम देखेंगे लोन पेयर के साथ वाला एटम कहां कंगाल है। I hope you got this point, and this point is mentioned in your paragraph in your sheet जब आप बैक बॉन्डिंग के पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। So let's say for example, अगर कोई आपसे ये पूछे अब इसकी मैं एप्लीकेशन बताने लगा, मान लो
यहां पे कोई पर्सन है, कोई आयन है Cl नेगेटिव। सपोज इस Cl माइनस को सिलिकॉन को जाके इलेक्ट्रॉन देने हैं और कार्बन के ऊपर अटैक करना है। मतलब मान लो Cl माइनस है, उसको जाके इलेक्ट्रॉन देने हैं सिलिकॉन को या कार्बन को। ये इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा किसकी ज्यादा होगी? जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। भाई अगर सिलिकॉन को कोई बोले कि भाई तू इलेक्ट्रॉन ले ले क्लोरीन से, ठीक है, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले ले, और मैंने एक बार कार्बन को बोला तू भी क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो क्लोरीन को कहां जाने में मजा ज्यादा आएगा? क्लोरीन के दिए हुए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, इसकी इज्जत कौन ज्यादा करेगा? कौन इसका वेलकम ज्यादा करेगा? Cl माइनस का वेलकम कौन ज्यादा करेगा? मुझे ये देखना। तो मैं बोलूंगा जहां सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी ना, वो Cl माइनस को बोलेगा यार तू मेरे पास आ। अब देखो यहां पे सबसे पहले फ्लोरीन में, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैं कहूंगा फ्लोरीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। पर फिर उस वक्त मैं ये देखूंगा कि भाई ये जो लोन पेयर है, क्या ये बैक बॉन्डिंग में जा सकता है? क्या यहां लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जा सकता है? नहीं जा सकता। लेकिन अब यहां देखो, फ्लोरीन नो डाउट सिलिकॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने वाला फंडा यहां भी लगा। लेकिन क्या फ्लोरीन सिलिकॉन के साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है? सिलिकॉन के पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये तो यहां बैक बॉन्डिंग भी कर रहे हैं, ये तो यहां बैक बॉन्डिंग भी कर रहे हैं। तो सिलिकॉन और कार्बन में कौन रियलिटी में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसको इलेक्ट्रॉन की सच में जरूरत ज्यादा है? इट इज कार्बन, नॉट सिलिकॉन। क्योंकि कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फ्लोरीन के कारण जनरेट हो रही है, वो बैक बॉन्डिंग से कंपनसेट नहीं हो रही। पर कम से कम यहां फ्लोरीन ने बैक बॉन्डिंग तो की। समवन इज सेइंग कि मेरी तरफ से वीडियो में प्रॉब्लम है और कुछ इश्यू आ रहा है। इज दैट फॉर ऑल? शुभम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। ओके, लेट मी रिकनेक्ट। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूं। अब ठीक हो गया? ओके 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 ओके, चलो अब देखो, मैं ये कह रहा था CF4 में नीचे कार्बन वाले में फ्लोरीन ने इस सिंगल बॉन्ड में फ्लोरीन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन खींचे, है ना? अब अगर कोई कह दे कि फ्लोरीन के कारण कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, पर फ्लोरीन का लोन पेयर कार्बन के पास बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन सेकेंड पीरियड का है, और सेकेंड पीरियड वाला बैक बॉन्डिंग तभी करेगा जब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता। कार्बन के तो 4 बॉन्ड है, ऑक्टेट तो कंप्लीट है, कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। तो फ्लोरीन का लोन पेयर कार्बन के साथ बैक बॉन्डिंग भी नहीं कर सकता। तो कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन के प्रति भूख होगी वो ज्यादा जनरेट होगी। लेकिन अब यहां सिलिकॉन में देखो, फ्लोरीन यहां भी लगा, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन खींचे, पर कम से कम फ्लोरीन ने अपने लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में भी दिए सिलिकॉन को, क्योंकि सिलिकॉन में तो डी ऑर्बिटल है। अगर फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे और सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज लाया, उसको कंपनसेट भी किया बैक बॉन्डिंग से। तो अगर कोई आपको बोले कि इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या सिलिकॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? हु इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? किसको इलेक्ट्रॉन की नीड ज्यादा है? मैं बोलूंगा कार्बन को। तो मैं कहूंगा, अब देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन जो हमने कल भी किया था, जहां बैक बॉन्डिंग बेटर हो रही है
इसे लुइस एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोलूं या इसे लुइस एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोलूं? क्योंकि लुइस एसिड वो जो किसी तीसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखे। सो यस, आई विल से दैट CF4 इज स्ट्रॉन्गर लुइस एसिड देन SiF4। मैं कहूंगा CF4 इज ए स्ट्रॉन्गर लुइस एसिड देन SiF4। सो जहां वेयर बैक बॉन्डिंग is of poor quality or there is no back bonding, the molecule will be better Lewis acid। तो अब ये बताइए Cl- को किस पे अटैक फास्ट करना चाहिए? Cl- को किस पे अटैक फास्ट करना चाहिए? SiF4 पे या CF4 पे? Obviously CF4 पे। So I will say CF4 is more reactive than SiF4 toward Cl-, right? क्योंकि जब Cl- इस पे अटैक करेगा ना तो F- को निकलना पड़ेगा। उस केस में फ्लोरीन को यहां से निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, क्लोरीन विल रिप्लेस फ्लोरीन। अब ये नहीं कह रहे कि क्लोरीन आएगा कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे क्लोरीन अटैक करेगा यहां से फ्लोरीन निकल जाएगा, उसका एक बॉन्ड टूट के क्लोरीन लग जाएगी। ये प्रक्रिया इसमें ज्यादा फास्ट होगी। सो दिस इज मोर लुइस एसिड देन दिस। सो Cl- will attack easily on CF4 than SiF4। इसी तरह का क्वेश्चन है यहां पूछा जाता है। सपोज मैंने आपसे ये पूछा इन दोनों में से मैंने पूछा बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले आपने अब ये देखना है क्या कहीं बैक बॉन्डिंग हो सकती है? क्या कहीं बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? बिल्कुल है। O- सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग में भेज दे। सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल है तो ये लोन पर इसके साथ बैक बॉन्डिंग करे, और यहां कार्बन में ये लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन पर तो डी ऑर्बिटल होते नहीं। तो यहां का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू दिस, यहां बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दिस स्पीशीज विल बी मोर स्टेबल देन दिस। तो मैं कह दूंगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग SiO bond order increases, there is no back bonding, therefore carbon oxygen bond order remains 1। अब ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, भले यहां बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, अब ये मत कह देना कि यहां बॉन्ड लेंथ घट गई। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ घटेगी प्रोवाइडेड यहां दोनों एटम सेम होते, यानी कि यहां भी CO होता यहां भी CO होता। जब तक एटम डिफरेंट है, ये सिलिकॉन ये कार्बन, बॉन्ड लेंथ को प्रिडिक्ट करने का सबसे मेन क्राइटेरिया साइज फैक्टर होता है। सिलिकॉन का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ यही की ज्यादा है, यही बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ घटेगी, कंडीशन द एटम बोथ केसेस में एटम सेम होते, यहां भी CO वहां भी CO। सो
स्टीवेंसन शोमेकर इक्वेशन में जो हमने देखा था बॉन्ड लेंथ को प्रिडिक्ट करने का क्राइटेरिया साइज के बेसिस पे, वो वैसे ही रहेगा। पर अगर किसी ने आपसे पूछा यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ की बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो बेटर होगी क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो मैं बैक बॉन्डिंग का यूज कहां कहां करूंगा? अगर कहीं सेंट्रल एटम का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन बदलेगी। सेंट्रल एटम का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाए तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंप्रूव होगा। अगर सेंट्रल एटम का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में नहीं जा रहा, अगर सेंट्रल एटम का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में नहीं जा रहा, फिर से बोल रहा हूं, अगर सेंट्रल एटम का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में नहीं जा रहा, तो जहां क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग बेटर होगी वो वीक लुईस एसिड होगा। ये मैं लिखवा देता हूं क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Where lone pair of central atom will participate in back bonding, its basic character decreases where central atom has no lone pair but central atom receives, central atom has empty orbital and has lower quality of back bonding from its surrounding atom. Its acidic character, that is Lewis acidity, decreases. ये मान के चलो इस पॉइंट पे आपको जेईई एडवांस में क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेस्ड ऑन बैक बॉन्डिंग, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो मैं इसके एग्जांपल आपको यहीं पे दे रहा हूं। यहां सेंट्रल एटम, पहले लिख लो, चलो पहले लिख लो। चलो देखो, सबसे पहले मैंने ये जो पॉइंट लिखा ना, ये कहां एप्लीकेबल है? वेयर सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर बट सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी ऑर्बिटल। ये चेक करो, सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी ऑर्बिटल। तो यहां क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग जहां अच्छी होगी, जहां से उसको इलेक्ट्रॉन का सोर्स मिल रहा है, जहां पर उसे सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक बॉन्डिंग के थ्रू मिल रही है, तो ये रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अगर ये इसकी क्वालिटी बैक बॉन्डिंग की बेटर है इसके कंपैरिजन में, तो मैं कह दूंगा कि इट इज लेस लुईस एसिड।
where but the central atom has empty orbital and better quality of back bonding, better quality of back bonding, तो वहां पर from its surrounding atom its Lewis acidic character decreases. ये ठीक है लाइन, क्यों? क्योंकि सिलिकॉन में बैक बॉन्डिंग अब हो रही है, यहां बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही थी। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी नहीं है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी नहीं है, इसको फ्लोरीन से बैक बॉन्डिंग भी नहीं हो रही, तो ये इसे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, तो ये बेटर लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड के लिए लुईस एसिड लिख दो या एसिड लिख दो, बात एक ही है, लुईस एसिड और एसिड। सो मैं कहूंगा कि ये बेटर लुईस एसिड है एज कंपेयर टू दिस। फॉर एग्जांपल अब यहां चेक करो, पहले तो ये डिसाइड करो, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दोनों लुईस एसिड है, दोनों। दिस इज नॉट लुईस एसिड। सेकेंड पीरियड एलिमेंट का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो लुईस एसिड नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके कंपैरिजन में बोल रहा हूं, मे बी आपको ये कंफ्यूजिंग लगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। नंबर 1, अगर मैंने कहा कि यहां कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कंफ्यूजन होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैंने क्वेश्चन सिंपल पूछा, इन दोनों में कौन बेटर लुईस एसिड है, तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा, क्या रिएक्शन देके पूछ रहे हैं या एक जनरली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यूजुअली अगर सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो उसको हम लुईस एसिड नहीं कहते। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो और सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का हो, तो हम उसको यूजुअली लुईस एसिड नहीं कहते। पर यदि उसके साथ फ्लोरीन लग गया, तो फ्लोरीन उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिर्फ फ्लोरीन। तब मैं कह दूंगा कि वो उसे लुईस एसिड की कैटेगरी में रख देगा, क्योंकि वो इतना पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा कि कार्बन की हमेशा इच्छा रखेगा कोई आके मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। मेरी ये लाइन अच्छे से सुनो दोबारा, सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का हो, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो यूजुअली हम उसको लुईस एसिड नहीं कहते हैं। लेकिन अगर फ्लोरीन सराउंडिंग में आ गया, तो हम कह देते कि फ्लोरीन के कारण कार्बन पे इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ कि अब ये चाहेगा कि कोई आ जाए मेरे पे इलेक्ट्रॉन देने, तो ये एक तरीके से लुईस एसिड बन जाएगा। यूजुअली हम ऐसा नहीं करते सेकेंड पीरियड वालों के केस में, क्योंकि सेकेंड पीरियड वालों के पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो है नहीं, ऑक्टेट भी 8 पूरे इलेक्ट्रॉन दिख रहे होते हैं, फिर भी हम कहते हैं ये लुईस एसिड कैसे, हम कहते हैं वो फ्लोरीन ने बनाया इसे, अदरवाइज बेचारा कोई लुईस एसिड नहीं था। क्योंकि लुईस एसिड की कंडीशन एक ही है, मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा आ जाए। वो दो केस में होगी, मेरा ऑक्टेट अगर कंप्लीट है और मेरे सराउंडिंग वालों ने मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं जनरेट किया, मैं किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा, मैं खुश हूं, आई एम नॉट लुईस एसिड। मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, मैं सेकेंड पीरियड का हूं, मेरे पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं, पर मेरे सराउंडिंग में फ्लोरीन आ गई, तो फ्लोरीन ने मुझे जबरदस्ती लुईस एसिड बना दी। तीसरी चीज, मैं थर्ड पीरियड का हूं, फोर्थ पीरियड का हूं, फिफ्थ पीरियड का हूं, मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, फिर तो ऑक्टेट कंप्लीट हो ना हो, मैं लुईस एसिड हूं। तो लुईस एसिड कब कब होगा? यदि किसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, फिर तो वो हमेशा हो।
फिर तो वो हमेशा होगा। लेकिन अगर मैं सेकंड पीरियड का हूं, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर मैं लुईस एसिड नहीं हूं, परंतु अगर मेरे साथ फ्लोरीन आ गया तब मैं बन जाऊंगा। तो अब मैं बोलूंगा वैसे तो कार्बन लुईस एसिड नहीं होता, पर फ्लोरीन आने से इस पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो ये लुईस एसिड की तरह बनता जा रहा है। तो अब मैं ये कह दूंगा कि क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग बेटर हो रही थी, जहां बैक बॉन्डिंग बेटर होगी दैट विल बी वीकर लुईस एसिड। अब कंपैरिजन हो गया, वीकर लुईस एसिड देन दिस। आई होप नाउ यू गॉट दिस पॉइंट, राइट? अब ये एक चीज हो गई, यहां बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं, तो डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि अगर बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है तो फिर दोनों लुईस एसिड है, दोनों, क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो अब मैं बोलूंगा दोनों मेरे लिए लुईस एसिड है। पर अब ये बताओ क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग कहां बेटर हो रही है? बैक बॉन्डिंग की क्वालिटी कहां बेटर हो रही है? बैक बॉन्डिंग की क्वालिटी BF3 में बेटर है। जहां बैक बॉन्डिंग की क्वालिटी बेटर है वो वीक लुईस एसिड है, जहां बैक बॉन्डिंग की क्वालिटी बेटर नहीं है, जहां बैक बॉन्डिंग की क्वालिटी बेटर नहीं है वो बेटर लुईस एसिड होगा। तो मैं कह दूंगा यहां बैक बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, गुड बैक बॉन्डिंग। सो इट इज वीक लुईस एसिड। अब इसका उल्टा देखो, यहां पे ये तो लुईस एसिड का केस देख लिया, अब लुईस बेस की बात करो। लुईस बेस का मतलब जो अपना लोन पेयर H+ को दे दे, डेफिनेशन ही यही है, जो अपना लोन पेयर किसी को दे दे, किसी लुईस एसिड को दे दे, यानी कि मैं अपना लोन पेयर किसी थर्ड पर्सन को देने वाला हूं। मान लो मैंने इन दोनों के सामने H+ खड़ा कर दिया, H+ आ गया, कह रहा है यार मेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, H+ आके इस नाइट्रोजन को कह रहा है मेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो अब ये लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो अगर कोई कह दे इन दोनों में किसके अंदर ज्यादा इच्छा होगी लोन पेयर अपना कोऑर्डिनेट कराने की, तो मैं ये कहूंगा यहां लोन पेयर तो सिलिकॉन के साथ बैक बॉन्डिंग में है, इसके अपने घर में भूखा बैठा हुआ है, ये किसी दूसरे की भूख कहां मिटा देगा? यहां बैक बॉन्डिंग हो रही ना, यहां बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। तो अगर यहां बैक बॉन्डिंग हो रही है तो ये लोन पेयर तो बेचारा इस सिलिकॉन, इस सिलिकॉन, इस सिलिकॉन सबके साथ बैक बॉन्डिंग करने में बिजी हुआ पड़ा। तो H+ के साथ के लिए इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी तो बहुत कम हो गई। इसलिए अगर कोई आपसे ये पूछे इन दोनों में से कौन अपना लोन पेयर इजीली देने की कोशिश करेगा, अमोनिया, तो मैं कह दूंगा इट इज बेटर लुईस बेस देन दिस। यानी कि ये देखो, where lone pair of central atom will participate in back bonding, its basic character decreases। जहां लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। सो आई विल से दैट ट्राइसाइलाइल एमीन is poor Lewis base than ammonia। लेकिन अमोनिया has lone pair on nitrogen which is not in the back bonding। Therefore ammonia is better Lewis base। Ammonia is better Lewis base।
अब आपको मुझे बताना इन दोनों में से among 1 and 2 which is better Lewis base, इन दोनों में से। तो क्वेश्चन लुइस बेस का आ गया, तो अब ये वाला पॉइंट पे आ जाओ, लुइस बेस वाला। लुइस बेस, तो आप क्या कहोगे, इसका लोन पेयर सिलिकॉन के साथ बैक बॉन्डिंग में है, पर इसके लोन पेयर को यहां बैक बॉन्डिंग नहीं मिल रही, तो कौन अपना लोन पेयर आसानी से किसी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा? जो अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर सके, दैट विल बी बेटर लुइस बेस। सो alcohol is better base than this. So certainly this alcohol 1 is better Lewis base. अगर मैंने पूछा इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो क्या बोलोगे? क्या इसका लोन पर बैक बॉन्डिंग में जा रहा है? तो आप कहोगे कि यस, नाउ इट इज 1 2 3 sp2। ठीक है। तो काफी सारी एग्जांपल्स देख लिए बैक बॉन्डिंग के। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब एक बच्चे ने पूछा है, क्या FCl2 में बैक बॉन्डिंग होगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। OCl2 में बैक बॉन्डिंग होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब ध्यान से समझना, if central atom has lone pair but it belongs to third, fourth, fifth, sixth, seventh period, its own lone pair will prefer can be in d orbitals, can be in its d orbitals. So its tendency to allow its lone pair to participate in back bonding is less. चलो देखें, अब ध्यान से देखो।
मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, इफ सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर बट इट बिलोंग्स टू थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ पीरियड, इट्स ऑन लोन पेयर कैन बी इन इट्स डी ऑर्बिटल, कैन बी, जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, इट कैन बी. So its tendency to allow its lone pair to participate in back bonding is less. अब ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं. अगर कोई मुझे ये कहे ना कि क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जा सकता है, मैं कहूंगा ऑक्सीजन के अपने पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को अपने डी ऑर्बिटल में संभाल के नहीं रख सकता. तो अब इसके लोन पेयर को क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में, क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग हमेशा जाएगा. यानी कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में बोलेगा जा जाके बैक बॉन्डिंग कर. अगर सल्फर ने इस लोन पेयर को क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग करने भेजा, तो सबसे पहले तो यहां पर ये क्वेश्चन आ जाएगा, अगर ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जा रहा है तो सडनली ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में तो नहीं है, यानी कि ये लोन पेयर सल्फर के डी ऑर्बिटल में होगा, क्योंकि अगर आपने बैक बॉन्डिंग की फिर तो वो पी पाई डी पाई या पी पाई कुछ होगी. और अगर ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर रहा है तो ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में तो नहीं है. अगर ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं काउंट करना तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 sp2 हुई. मान लो किसी ने कहा कि लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में भेजते हैं, मैंने कहा अच्छा चलो भेज दो, सल्फर के ऊपर लोन पेयर है, क्लोरीन के ऊपर डी ऑर्बिटल है, चलो बैक बॉन्डिंग करा देते हैं. मैं कहता हूं चलो अब देखो इसके होता क्या है. इसका मतलब उस केस में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. अब एक बात देखो, सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4, अगर कोई ये कह दे कि अगर सल्फर ने यहां दो बॉन्ड बनाए तो दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, और अगर ये दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं तो प्रमोशन की तो जरूरत नहीं, और हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हो sp2, तो ये दोनों तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चले गए. इसका मतलब ये लोन पेयर सल्फर के 3p ऑर्बिटल में है, और अगर ये सल्फर के 3p ऑर्बिटल में है और ये बैक बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल के साथ कर रहे हैं, वो बनेगी 3p पाई 3d पाई. अब आपको अगर याद हो तो पाई बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ऑर्डर मैंने कुछ ऐसे दिखाया था, 2p पाई बेटर देन 2p पाई 3d पाई बेटर देन 2p पाई 3p पाई देन 3d पाई 3d पाई 3d पाई 3p पाई 3p पाई 3p पाई. ये नहीं था, यही किया था, 2p पाई देन 2p पाई 3d पाई, फिर 3 वालों में d पाई बेटर देन d पाई p पाई देन 3 पाई. अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने तब ये भी बोला था कि यार हम ना इस वक्त की पाई बॉन्डिंग वो तो बहुत अच्छी मानते हैं, बाकी सब तो हम एवरेज मानते हैं. तो मैं बोल दूंगा कि इस वक्त ये जो आप बैक बॉन्डिंग करा रहे हो वो 3p पाई 3d पाई पीछे ऑर्डर में इन दोनों से, तो ऐसे ही बैक बॉन्डिंग में मजा नहीं आएगा, इट्स बिलो एवरेज. तो मैं बोल दूंगा कि यहां लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में मत भेजना. तो जब भी कभी थर्ड पीरियड के दोनों आ गए ना, थर्ड पीरियड के दोनों ही थर्ड पीरियड के, आपको पता है जब तक तो 3d पाई पॉसिबल है, मैं कहूंगा मे बी मे नॉट बी, पर इससे पीछे वाले तो किसी काम के ही नहीं. इसलिए कभी भी कोई ऐसा केस कह दे कि सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड के भी ऊपर लोन पेयर है, जिसके साथ वो बैक बॉन्डिंग में जा रहा है वो भी थर्ड पीरियड का है, मैं कहूंगा यार मजा नहीं आएगा बैक बॉन्डिंग का.
इसलिए मैं यहां पे एक एंटर करता हूं, इट कैन बी इन इट्स p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल। तो ऐसे केस में लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में अगर गया भी तो उसको स्वाद नहीं आएगा, तो ऐसे टाइप की बैक बॉन्डिंग हम काउंट नहीं करेंगे कहीं। तो मैं ये कह दूंगा कि ये बैक बॉन्डिंग शानदार है क्योंकि ये 2p पाई वाली है, एज कंपेयर टू ये बैक बॉन्डिंग तो बिल्कुल ही बेकार होगी। तो मैं कहूंगा नो बैक बॉन्डिंग, डोंट अलाउ इट। चलिए, काफी चर्चा होगी बैक बॉन्डिंग पे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट। The topic is bridge bond. सबसे पहले तो ब्रिज बॉन्ड की याद कब आएगी, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जेई। अब एक चीज देखना, शुभम आप मेरे से अपना क्वेश्चन बाद में पूछ लेना, अभी मैं सिलेबस आगे बढ़ाऊंगा पहले। केमिकल बॉन्डिंग में बड़ी सारी अब हमने नई नई चीजें पढ़नी है। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, ये और किस किस में होता है, ये और किस किस में होता है, बस ये यही एग्जांपल है, कोई और तो नहीं है? ढेरों एग्जांपल है। उन ढेरों एग्जांपल में से जो सिलेक्टिव एग्जांपल आपकी कॉपी में होंगे ना, एग्जाम उससे बाहर नहीं आने वाला। इसलिए अपनी कॉपी को तो विशेष रूप से पढ़ना है। आपसे अगर शीट के क्वेश्चन हो गए, नोट्स वाले एग्जांपल समझ आ गए, और चक्कर में नहीं पढ़ना मैं ये भी पढ़ लूं मैं वो भी पढ़ लूं, क्योंकि संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिस इज इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसलिए से लालच में नहीं आना, अच्छा मैं यहां भी बैक बॉन्डिंग लगा के देखूं, मैं यहां भी बैक बॉन्डिंग लगा के देखूं। हर जगह पे नए नए फंडे नहीं अप्लाई करने, एक लिमिटेड प्रैक्टिस ही करनी है, नहीं तो अपने हाथ में जितना है ना वो भी निकल जाएगा। इसलिए जितने एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, इट्स मोर देन इनफ। जितने शीट के क्वेश्चंस है मोर देन इनफ, उससे ज्यादा कहीं दिमाग नहीं लगाना, खुद को रोक देना वहां पे, नहीं यार इतना ही कर दिया बहुत है मेरे लिए। अब आगे बढ़ो ब्रिज बॉन्ड पे। ब्रिज बॉन्ड हम दो तरह का पढ़ेंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लो आई एम टॉकिंग ऑफ AlCl3, AlBr3, ICl3 फर्स्ट। बच्चों BeCl2 सॉलिड। अगर मैं AlCl3 का स्ट्रक्चर देखूं, AlBr3 का स्ट्रक्चर देखूं, मुझे पहले ये चेक करके बताओ, क्या यहां पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ या ना? क्या इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं? यस। ऑक्टेट कंप्लीट सॉरी नहीं है, नो नो नो, क्योंकि एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड है। अब ये बताओ, अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो क्या मैं इसे लुईस एसिड बोलूं? लुईस एसिड, इज इट लुईस एसिड? यस, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ये डिसाइड करो, क्या यहां बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? पहली बात तो एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है।
तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्लोरीन का लोन पेयर p ऑर्बिटल वाला इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है, पर ये बैक बॉन्डिंग कौन सी होगी? एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का, क्लोरीन थर्ड पीरियड का, 3p पाई 3p पाई, वो ऑर्डर लिखा था ना अभी, 3p पाई 3p पाई, क्या काउंट करूं ऐसी बैक बॉन्डिंग? 3p पाई 3p पाई वाली बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे नहीं है बैक बॉन्डिंग, ये बेकार की बैक बॉन्डिंग है, नहीं हो सकती। अच्छा यहां देखो जरा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम चेक इट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में फिर से ऑक्टेट इनकम्प्लीट। लुईस एसिड तो है क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल है एल्यूमिनियम पर, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। पर अगर ब्रोमीन बोले आजा यार मैं तेरे साथ बैक बॉन्डिंग करूं, मैं तेरे साथ बैक बॉन्डिंग करता हूं, एल्यूमिनियम बोलेगा हट, तू बिल्कुल बेकार की बैक बॉन्डिंग करेगा, तू फोर्थ पीरियड का, मैं थर्ड पीरियड का, बिल्कुल ही महाबकवास। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, जहां उनका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, बेचारे लुईस एसिड होते हैं, बेचारों को कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई सोर्स, वो एक नया जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ क्या लड़ाते हैं ये देखना, ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के सामने सामने आएंगे, ये क्लोरीन बोलेगा तू कंगाल है, एल्यूमिनियम कहेगा हाँ मैं कंगाल हूं। ये क्लोरीन इस एल्यूमिनियम को बोलेगा तू कंगाल है, कहेगा हाँ मैं कंगाल हूं। तो ये कहता है मेरे पास लोन पेयर है, क्या मैं तेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दूं? नॉर्मली डेफिनेशन क्या थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की? किसी का ऑक्टेट पूरा हो, सामने वाले पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो और इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, कह रहा चल कोऑर्डिनेट कर देता हूं तेरे साथ, खुश हो जा। ये कह रहा है मैं तेरे साथ कोऑर्डिनेट कर देता हूं, मैं तेरे साथ कोऑर्डिनेट कर देता हूं। तो मैं कहूंगा इसमें तो एल्यूमिनियम को बैक बॉन्डिंग से कहीं ज्यादा स्वाद आएगा। एक तो सिग्मा बॉन्ड बना, अब तो पाई बॉन्ड भी नहीं बना, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। यहां अगर बैक बॉन्डिंग होती, वो भी पुअर क्वालिटी की पाई बॉन्डिंग होती, पुअर क्वालिटी की, या तो शानदार क्वालिटी का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, AlCl3 का एक मॉलिक्यूल, AlCl3 का दूसरा मॉलिक्यूल, दे विल ज्वाइन विद ईच अदर। इसको बोलते हैं डाइमर बनना। डाई मतलब दो, मर मतलब मॉलिक्यूल, डाइमर, टू मॉलिक्यूल ज्वाइन विद ईच अदर। और अब मैं ये कहूंगा कि ये जो क्लोरीन है ना, ये दो एल्यूमिनियम के बीच में आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रिजिंग क्लोरीन। मतलब ये पुल बन गया दो एल्यूमिनियम के लिए, ब्रिज, इट्स लाइक ए पुलिया, दो एल्यूमिनियम को कनेक्ट करने वाली। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखते वक्त अब आप इस कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपको याद है मैंने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी करना जब सेकंड पीरियड का पर्सन, सेकंड पीरियड का मेंबर हो, थर्ड पीरियड का मेंबर के साथ करवा रहे हो। मतलब क्वेश्चन आता है सर आपने थर्ड पीरियड वालों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे कर दिया? मैं कहूंगा अगर नहीं अच्छा लगा तो इस कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट कर दो, इस पे प्लस चार्ज उस पे माइनस चार्ज। पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग तब करवा सकते हो जब सेंट्रल एटम बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो अपने ही घर वालों से परेशान है जो उसके साथ बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकते। तो वो पड़ोसियों के पास जाके बोलेगा यार मैं लुईस एसिड हूं, मेरे में इलेक्ट्रॉन की कमी है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यार मेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दो। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए सिंगल बॉन्ड, नहीं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो मैं बोलूंगा सिंगल बॉन्ड इज ए सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से तो बेटर ही होती है। अगर आप यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कराते तो ये 3p पाई, लेकिन ये पाई होता, यहां पर तो 3p में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड व्हेन द क्वांटम नंबर इज सेम। लेकिन ये जो डाइमराइजेशन की बात होगी ना, तो वहां पर एल्यूमिनियम ने एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लिए और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों एल्यूमिनियम ने पड़ोसियों से, यानी कि जिस मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस मॉलिक्यूल ने दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब दो लोगों ने हाथ मिला लिया। ये एक तरीके से वो स्टोरी होगी, चोर और चोर आपस में दोस्त बन गए, दोनों एक जैसे थे, ये भी कंगाल था, ये भी कंगाल था एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम भी कंगाल था।
इसके लिए भी इसका पड़ोसी नकारा था, अपने घर का बंदा, इसके लिए भी अपने घर का बंदा नकारा था, पर दोनों के लिए पड़ोसी एक दूसरे के काम आ गए। वी कॉल इट एज ब्रिज बॉन्ड। बट अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये क्लोरीन के ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली इन 3 एटम्स में दिख रहे आपको बटा हुआ। मतलब ये अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट में कन्वर्ट कर दूं तो यहां नेगेटिव क्लोरीन पे पॉजिटिव, यहां नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। अब मैं कहूंगा 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस ब्रिज में, इस ब्रिज बॉन्ड में ये 4 इलेक्ट्रॉन, और एटम कितने हैं 3, इसलिए बन गए 4 इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स के बीच में है, इसलिए बोलते हैं 3 सेंटर। सेंटर का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितने 3 न्यूक्लियस, एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस, क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को 3 एटम्स के बीच में शेयरिंग हुई पड़ी है, तो मैं बोलूंगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सेंटर वर्ड का मतलब 1 एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, 3 एटम्स के बीच में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब this two electron, 4 electrons are present in the bridge, and this bridge is formed by 3 atoms. So I will say that this is 3 center 4 electron bond. Same story AlBr3 में होगी, सेम स्टोरी AlBr3 में भी होगी। तो अगर मैं यहां चेक करूं AlBr3 में, तो अब आप हमेशा ध्यान रखोगे जहां कहीं भी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो और उसके साथ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही, वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करवा के खुद को अपने आप को अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। तो मैं कहूंगा अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स के बीच में, so 3 centered 4 electron bond, and this is a bridge bond. This is a bridge bond or bridging bromine. This is bridging bromine. This is called terminal bromine. This is terminal, this is bridging. अब अगर मैं BeCl2 की बात करूं, अब अगेन चेक करो, दिस इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। अभी तक मैंने ये नहीं पढ़ाया कहीं भी, मैं अभी आपको सिर्फ ये पढ़ा रहा हूं, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स के बीच में। यहां चेक करो बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ या ना? नहीं। क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकती है? इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो है, बैक बॉन्डिंग हो सकती है? मैं कहूंगा मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि 3p पाई 2p पाई। अगर बैक बॉन्डिंग अच्छी काउंट करनी है या तो 2p पाई 2p पाई या 2p पाई 3d पाई, अच्छी क्वालिटी की बैक बॉन्डिंग। बट अगर यहाँ होती तो 2p 3p होती, मजा नहीं आता। तो अब मैं बोलूंगा इसमें बैक बॉन्डिंग क्योंकि अच्छी क्वालिटी की तो नहीं हो सकती, तो इसमें हम ब्रिज बॉन्ड कर देते हैं। बेरिलियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ये चेक करो, बेरिलियम के पास अभी कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड में बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसे और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 और। तो ये देखो
इसने किया इसके साथ ब्रिज, इसने किया इसके साथ कोऑर्डिनेट। तो बेरिलियम ने दो बंदे पकड़े, दो पड़ोसी। अब इस बेरिलियम के लिए देखो, ये भी इससे, ये भी इससे, फिर ये भी इससे, किसी और से, ये किसी और से, ये किसी और से, इससे। ये क्या बनता जा रहा है बेटा? क्या एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को पकड़ा, या दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को? चेन बन गई, चेन। इट इज ए पॉलीमर। पॉली मतलब मैनी मॉलिक्यूल्स आर जॉइनिंग। यहां तो दो मॉलिक्यूल जुड़े थे, डाइमर। तो जब ये ब्रिज बॉन्डिंग होती है तो ये पॉलीमर भी बन सकता है। तो कभी भी आपको किसी ने पूछा बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में डिफरेंट बेरिलियम जो होंगे, दे आर प्रेजेंट इन विच हाइब्रिडाइजेशन, दे आर प्रेजेंट इन विच हाइब्रिडाइजेशन? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3। अब बच्चों आप गलती क्या करके आओगे, ध्यान से सुनना। आप गलती क्या करके आओगे, आपको क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन BeCl2 और लिखा होता है सॉलिड। तो आप पता क्या काम करते हो, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक शेयर। चल भाई आंसर दे दिया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, स्टेरिक नंबर 2, sp हाइब्रिडाइजेशन। गलत, गलत। क्यों गलत? क्योंकि आपने ये पढ़ा ही नहीं, सॉलिड लिखा। सॉलिड फॉर्म में वो पॉलीमर है, और बेरिलियम के 4 बॉन्ड है, 2 नहीं है। इसलिए अगर यहां लिखा होता ना BeCl2 गैस, गैस में मॉलिक्यूल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर पास पास, तो जुड़ने की प्रोबेबिलिटी सॉलिड फॉर्म में होती है, और गैस फॉर्म में मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो वहां ब्रिज नहीं बना सकते। इसलिए जब गैस लिखा आता तब हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, पर अगर किसी ने कह दिया सॉलिड तो फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे गलती करके आते हैं। सो इफ इट इज BeCl2 vapors, then it is sp hybridized, but if it is solid, it's sp3 hybridized। और फिर मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने कभी आपको सिखाया था। अगर मैं इस ब्रिज की बात करूं, एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन, एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन, ब्रोमीन की हाइब्रिडाइजेशन, तो एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या आएगी? व्हाट विल बी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड बोरॉन? What will be the hybridization? So it will be sp3, ब्रोमीन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन sp3, 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 4 स्टेरिक नंबर। अब याद है कभी हमने बातें की थी, सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन, सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन की कुछ बातें की थी, कभी ये गेम खेली थी। तो अब बताओ यहाँ पे मुझे, क्या ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन सेम प्लेन में है? जब साइकिल आता था बीच में 4 मेंबर्ड रिंग आती थी, 4 मेंबर्ड रिंग, पर्टिकुलरली 4 मेंबर्ड रिंग जब आती थी, तो तब हम क्या करते थे, इसे हाथ रख देते, सेम डिफरेंट सेम। तो मैं कहूंगा दिस ब्रोमीन एंड दिस ब्रोमीन आर इन सेम प्लेन, बट दिस ब्रोमीन आर इन डिफरेंट प्लेन। कुछ ऐसे किए थे तब ऐसे करके कि अगर 2 ब्रोमीन वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल, फिर ये वर्टिकल, तो ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, दे आर इन द सेम प्लेन।
सो आई विल सिंपली से जब भी सेंट्रल एटम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आप ये अगर दिखाओगे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो ये इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो जब इन द प्लेन ऑफ बोर्ड बन गया तो ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि टेट्राहेड्रल की 4 में से 2 वैलेंसी बोर्ड के प्लेन में होती है। आपको याद करवाना पड़ेगा, भूल गए हो आप, छुट्टियों के बाद आए हो ना, इसलिए। ये देखो ये मैंने ऐसे कर दिया। अगर मैंने इसे बोर्ड के प्लेन में रखा तो फिर ये बोर्ड के बाहर, ये बोर्ड के अंदर। अगर ये 2 ब्रोमीन, ये वाले 2 ब्रोमीन, टर्मिनल ब्रोमीन बोर्ड के अंदर रख दिया मैंने, ये V ऐसे, ये 2 ब्रोमीन ऐसे। तो जो मैंने 2 ब्रोमीन ऐसे रखे बोर्ड पे, तो ये बोर्ड के बाहर, ये बोर्ड के अंदर। तो फिर अगली बार जब साइकिल बनाना है तो ये तो तभी बनेगी जब ऐसे बनेगा ये साइकिल। तो अब मैं बोलूंगा यहां 2 ब्रोमीन जो आ गए वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गए, तो ये 2 ब्रोमीन वर्टिकल में। तो फिर यही चीज यहां उल्टी होगी इस तरफ, मतलब समझ गए, इस तरफ फिर से ये जो 2 ब्रोमीन होंगे ये फिर से वर्टिकल खड़े होंगे। तो मैं बोलूंगा लाइक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। सो हाउ मेनी एटम्स आर इन द सेम प्लेन इन दिस डायग्राम? In this structure, how many atoms are in the same plane? What will be your answer? Answer will be how much? 6. क्यों 6? ये तो 4 थे, 1 2 3 4। तो आप कहोगे 2 एल्यूमिनियम भी तो है, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम तो हर प्लेन में है, क्योंकि वो तो सेंटर है। सेंट्रल एटम तो हर जगह पे होगा, हर प्लेन का पार्ट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का भी पार्ट है और वर्टिकल प्लेन का भी पार्ट है, राइट? अब यहाँ पे आपको एक बार लेके चलता हूं ICl3 के स्ट्रक्चर में। ICl3 also exists as dimer I2Cl6। तो सबसे पहले अगर मैं यहां बात करूं ICl3 में, आयोडीन के राउंड 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले मुझे बताओ ICl3 में आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन इन ICl3? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन? sp3d, क्योंकि 1 2 3 और 2 लोन पेयर। आयोडीन इज sp3d हाइब्रिडाइज्ड। अब अगर मैं यहां पे ये ब्रिज बना दूं, ये लोन पेयर आयोडीन के एम्प्टी d ऑर्बिटल में जाएगा, ये लोन पेयर आयोडीन के एम्प्टी d ऑर्बिटल में जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे आयोडीन का ऑक्टेट क्या इनकम्प्लीट था? नहीं था, आयोडीन का ऑक्टेट बिल्कुल इनकम्प्लीट नहीं था, इनफैक्ट वो तो हाइपरवेलेंट थी। पर आयोडीन 5th पीरियड का है, 5th पीरियड का, उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल तो है ना। और अगर आयोडीन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है तो वो क्लोरीन के लोन पेयर को अपने एम्प्टी d ऑर्बिटल में अकोमोडेट कर सकता है। तो यहां पर भी क्लोरीन ब्रिजिंग है, यहां भी ये बॉन्ड, ये जो पूरा बॉन्ड कहलाएगा, ये पूरा बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इस पूरे ब्रिज में इन्वॉल्व है। पर मुझे ये बताओ, इस आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई?
आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई यहाँ पे, sp3d2, sp3d2। अब मुझे बताओ इस आयोडीन की अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो इसकी ज्योमेट्री, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर है, कौन सी ज्योमेट्री होगी, आयोडीन के अराउंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर। जब 4 बॉन्ड पेयर हो 2 लोन पेयर हो, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में। इसी तरीके से इस आयोडीन को देखो, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये भी स्क्वायर प्लेनर, ये भी स्क्वायर प्लेनर। तो अब यहां पे कई बार वो जेई वाले बड़े शैतानी से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, वो पूछेंगे बताओ यहाँ पे कितने एटम सेम प्लेन में है, यहाँ पर कितने एटम्स सेम प्लेन में है, आप क्या जवाब दोगे, 6 हो जाएगा गलत आंसर, बोलोगे गलत, 6 रॉन्ग, ऑल एटम्स आर इन द सेम प्लेन नाउ। ये देखो कितना आसान है ये, दिस इज लाइक दिस इज स्क्वायर प्लेनर, 2 टेबल ज्वाइन कर दी मैंने, स्क्वायर प्लेनर, आयोडीन के अराउंड क्लोरीन, और इनके ऊपर लोन पर अप द टेबल बिलो द टेबल, वन इज अबव वन इज बिलो, क्योंकि इस आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो चुकी थी, ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये टेट्राहेड्रल होता, अगर ये टेट्राहेड्रल होता तब आप कहते सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन सेम प्लेन। वो टेट्राहेड्रल की 2 वैलेंसी बोर्ड के प्लेन में, 2 वैलेंसी आउट ऑफ द बोर्ड, ये तो स्क्वायर प्लेनर है, ये तो स्क्वायर प्लेनर है। सो दिस आयोडीन इज नाउ this iodine is now sp3d2 hybridized, and here all bond angles are 90 degree, all angles are 90 degree,